इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं, राजभवन पहुंच गए हैं। भूपेंद्र पटेल के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी गए हैं। आपको बता दें, विधायक दल का नेता, आपसे कुछ देर पहले विधायक दल की बैठक हुई, इसमें उनका नाम का ऐलान हुआ और साथ ही साथ अब सरकार बनाने का दावा भी वो पेश करेंगे। तो राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन की तस्वीरें, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम बड़े बीजेपी के नेता भी भूपेंद्र पटेल के साथ पहुंचे हैं राजभवन, जहां आचार्य देवव्रत से वो मिलेंगे और विधायक दल का नेता भूपेंद्र पटेल को चुना गया है, ये इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे भूपेंद्र पटेल। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गवर्नर हाउस की। आचार्य देवव्रत से मिलने के लिए पहुंचे हैं नए सीएम भूपेंद्र पटेल और कल गांधीनगर में शपथ ग्रहण हो सकता है। और आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल के अलावा कई बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी गवर्नर हाउस पहुंचे हैं आचार्य देवव्रत से मिलने के लिए, गवर्नर से मिलने के लिए। कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है गांधीनगर में। निर्णय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। निर्णय, क्या जानकारी, क्या अपडेट? हम देख रहे हैं तस्वीरों में गवर्नर हाउस पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल। जी बिल्कुल, अभी अभी उनका जो कॉन्वॉय है वो गवर्नर हाउस में पहुंचा है मेरे पीछे। उनके साथ इंटरेस्टिंगली जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, विजय रूपानी, वो भी मौजूद थे। और उससे पहले जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो भी उनसे पहले पहुंचा है गवर्नर को अवगत करवाने के लिए। और इस वक्त भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं, नए मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, वो गवर्नर हाउस में पहुंचे हैं। गवर्नर से मुलाकात हो रही है और उनके साथ पूर्व सरकार में जो पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, वो भी मौजूद हैं इस प्रतिनिधिमंडल में। और गवर्नर से मिलकर वो अपना दावा पेश करेंगे और उन्हें सूचित करेंगे कि वो शपथ लेना चाहते हैं कल। क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो डिग्निटरीज हैं उनका कॉन्वॉय जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं लगातार जो सीएम और डिप्टी सीएम हैं, पास उनके जो कॉन्वॉयज हैं वो जा रहे हैं अंदर गवर्नर से मिलने। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, वो इस वक्त निर्णय जरा ये बताइए, खबरें ये आ रही थी कि मेहसाणा के लिए रवाना हो गए नितिन पटेल, क्या वो साथ में नहीं है यहाँ? जी, नितिन पटेल नहीं है। ये एक बड़ी बात है इस पूरे घटनाक्रम की। तमाम जो बड़े नेता हैं वो गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं। यहाँ पीछे अगर आप देखें, लास्ट में अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, वो भी पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इनका नाम अनाउंस हुआ था उस वक्त नितिन पटेल के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे एक टीस दिख रही थी, पंकज। और मैंने ये बात पहले भी आपसे बात करते हुए मेंशन की थी कि नितिन पटेल काफ़ी हद तक दुखी नजर आ रहे थे। तस्वीरें अगर आप ध्यान से देखें तो नितिन पटेल हताश नजर आ रहे थे कि दूसरी बार उनका जो प्रयास था मुख्यमंत्री बनने का, आपने देखा होगा सुबह उन्होंने एक स्टेटमेंट भी किया था ये जताने के लिए कि मैं सबसे प्रबल दावेदार हूं, मुझे चुना जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें इंडिकेशन मिल रहे थे, उन्होंने प्रीएम्प्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन एक बार फिर वो नाकाम साबित हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार चुना हुआ विधायक दूसरी बार उनके सामने मुख्यमंत्री बन गया। पहले विजय रूपानी भी, जो पहली बार चुनकर के आए थे विधायक के तौर पे, उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और आज भूपेंद्र पटेल जो कि उनसे सीनियरिटी में काफ़ी नीचे हैं, काफ़ी पीछे हैं, और यूँ कहें कि उनके सामने राजनीति में उनका कद बहुत ही बौना है, लेकिन वो आज गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। और सबसे बड़ी बात कि अब नितिन पटेल के पास कहने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जिन्हें बनाया गया है वो भी एक पाटीदार नेता हैं और उन्हीं के समुदाय से आते हैं, कड़वा पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर वो हताशा दिख रही थी। और हमने देखा जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ और वहाँ से प्रेजेंस अपनी देने के बाद वो तुरंत बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठ करके वो चले गए। हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और उन्होंने बताया कि वो मेहसाणा जा रहे हैं, कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि आज जब इतना बड़ा घटनाक्रम गांधीनगर में होने जा रहा था, विधायक दल की बैठक थी और उसमें
नया मुख्यमंत्री चुना जाना था, जो कि वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम की बात कहां से आ गई इसमें। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो अवॉइड करना चाहते थे यहां अपनी प्रेजेंस, कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मेरी जिनसे भी बात हुई है सबका ये कहना है कि जब एक बार शीर्ष नेतृत्व ने डिसीजन ले लिया, और वो भी जब भूपेंद्र पटेल का नाम प्रधानमंत्री के ऑफिस से आया है, खुद प्रधानमंत्री द्वारा ये नाम सजेस्ट किया गया है। आप अंदाजा लगाइए, सामान्य जो प्रक्रिया है, परंपरागत जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर अगर देखें तो भूपेंद्र पटेल कहीं बैठते नहीं थे इक्वेशन में। यानी नरेंद्र मोदी का जो एक्सपेरिमेंट है उसका परिणाम है भूपेंद्र पटेल। छोटे-छोटे सवाल है मेरे, पार्टी में कहीं से कोई आवाज नहीं उठेगी। निर्णय 3 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि विजय रूपाणी उनके लिए अगला रोल क्या हो सकता है, एक तो ये। दूसरा ये कि सिक्योरिटी क्या, चूंकि सीएम नए सीएम है भूपेंद्र पटेल, उनकी सिक्योरिटी को अचानक से थोड़ा बदला गया, बढ़ाया गया है। और तीसरा, जितना नितिन पटेल को आप जानते हैं, थोड़े अपफ्रंट है, वो एकदम अपनी बात कह देते हैं, तो जो नाराजगी है कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो जाहिर कर सकते हैं, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, विजय रूपाणी का जहां तक सवाल है, आज विजय रूपाणी के चेहरे पे जिस प्रकार का उल्लास देखने को मिल रहा था, मुझे लग रहा है कि उन्हें पहले भी शायद बताया गया होगा, या उन्हें कोई ना कोई आश्वासन जरूर मिला है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनका भरपूर उपयोग किया जाएगा आगे। और विजय रूपाणी ने, अगर आपने देखा हो, कल अपना इस्तीफा देते वक्त भी उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि संगठन में सरकार मुझे अगर कोई भी जिम्मेदारी सौंपती है तो मैं उसका निर्वहन पूरी तरह करूंगा। और वैसे भी वो संगठन के आदमी हैं, उन्होंने काफ़ी काम भी किया है संगठन में गुजरात में पहले, तो हो सकता है उन्हें राष्ट्रीय लेवल पे ले जाया जाए, कोई नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए, तो शायद उन्हें कुछ एश्योरेंस मिला है शीर्ष नेतृत्व से। और उसके बाद आज हमने देखा कि वो काफ़ी प्रफुल्लित नज़र आ रहे थे। और इंटरेस्टिंगली भूपेंद्र पटेल का जो नाम था उसका प्रस्ताव भी आज विजय रूपाणी ने ही वहाँ पे रखा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इक्वेशन किस तरह बदल रही है। और नितिन पटेल का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा जब 2017 में दोबारा सरकार का गठन हुआ, नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पास रखा था। जिसके बाद आपने देखा होगा कि नितिन पटेल ऑफिस ही नहीं गए थे अपने, काफ़ी दिनों तक, करीब 7-8 दिनों तक, एक हफ्ते तक वो अपने ऑफिस नहीं गए थे। और इसकी वजह से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने उस वक्त परिस्थिति को संभालने के लिए उन्हें वो चार्ज दे दिया गया था। और उसके बाद भी नितिन पटेल ने कई ओकेजन पे अपनी नाराज़गी रिफ्लेक्ट की। वो टेम्परामेंटल है स्वभाव से थोड़ा, और ये हमने देखा है कि अक्सर वो अपने जो इमोशंस हैं उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और आने वाले दिनों में जाहिर तौर पे ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि इस सरकार में शायद नितिन पटेल का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि वो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। अब आज एक पाटीदार नेता को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, ऐसे में अब उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। अगर मान लीजिए इस सरकार के अगले पैटर्न में, जैसा कि पहले चर्चाएं चल रही थी, 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अगर ऐसा हुआ भी तो उनमें से एक नितिन पटेल तो नहीं होंगे, और उसके अलावा कोई भी मंत्रालय शायद वो स्वीकार भी ना करें। इसलिए अब ये देखना पड़ेगा कि उनका अगला रोल क्या होता है। और अगर वो मान लीजिए नाराज़गी दिखाते हैं, उसे सरफेस पे लाते हैं, जाहिर करते हैं, तो शायद हो सकता है उन्हें पार्टी में दरकिनार भी कर दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार मैसेज बड़ा साफ है। जिस तरह से इनका चयन हुआ है भूपेंद्र पटेल का, साफ संकेत देने की कोशिश की है शीर्ष नेतृत्व ने कि अब सरकार हम अपने सुपरविजन में, डायरेक्ट सुपरविजन में चलाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकेत है, क्योंकि जब ये मांग की जा रही थी कि एक नया चेहरा लाया जाए, तो आपको देखिए नया चेहरा, सबसे नया चेहरा, एक तरह से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वो आपको दे दिया। और पाटीदार नेता होना चाहिए, डिमांड की जा रही थी। लगातार ये तर्क दिए जा रहे थे कि गुजरात में जब भी चुनाव हुए हैं, या तो पार्टी प्रेसिडेंट या मुख्यमंत्री पाटीदार रहे हैं, तो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि ना तो पार्टी प्रेसिडेंट और ना ही मुख्यमंत्री पाटीदार रहेंगे। तो देखिए उस समीकरण को भी संतुलित कर दिया गया है। पाटीदार मुख्यमंत्री को यहाँ पे गद्दी सौंप दी गई है। लेकिन
ये भी साथ साथ इसमें मैसेज है कि जिस नेता को चुना गया है, जिस एक तरह से कहेंगे कि एक्सपीरियंस के नेता को चुना गया है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो साफ संकेत हैं कि सीधे तौर पर जो कमांड है वो ऊपर से आएंगी, सीधा सुपरविजन जो है वो ऊपर से होगा। और अब एक तरह से जो हर चीज़ बेलगाम हो रही थी पिछले 2 सालों में, जो बार बार ये कहा जा रहा था, जो अधिकारी थे उनकी तरफ से भी उदासीनता बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी कि हमें सही निर्देश नहीं मिल रहे हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं। ये जो एक माहौल बना हुआ था, कहीं ना कहीं सबको सीधा मैसेज गया है, क्योंकि मेरी इनके अपॉइंटमेंट के बाद ब्यूरोक्रेसी में भी जो बात हुई है, दे आर ऑल्सो क्लियर ना, उन्हें ये समझ में आ गया है। और ब्यूरोक्रेसी में आपको बता दूं पंकज के बहुत जल्दी चीज़ें अडेप्ट करती है, उनके ये समझ में आ गया है कि अभी उन्हें सीधा प्रधानमंत्री के जो भी अपॉइंटेड सुपरविजन से लोग होंगे उनसे निर्देश मिलेंगे। और मैं लौटूंगा निर्णय आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल जो हैं वो गवर्नर से मिलने के लिए राजभवन पहुंच गए। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, कारों के आने का सिलसिला शुरू है। कुछ बड़े जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंचे हैं गवर्नर से मिलने के लिए, जैसा कि निर्णय बता रहे थे। देवेंद्र, यहां आपसे जानना चाहूंगा, नितिन पटेल की बात की अभी निर्णय ने, क्या ये जो स्क्रिप्ट है मंत्रिमंडल की ये पूरी अपसाइड डाउन चेंज होगी या कुछ छोटे छोटे चेंजेस उसमें होंगे? कुछ बदलाव तो जबरदस्त तरीके का दिखेगा। और जैसा कि दिन भर आज हम लोग बात कर रहे थे कि अगर पटेल सीएम होता है नितिन पटेल के अलावा तो जाहिर तौर पर नितिन पटेल के लिए जगह नहीं बचेगी। और जैसा कि निर्णय बता रहे थे तो निश्चित तौर पर उस परिस्थिति में नितिन पटेल अगर अगले मंत्रिमंडल में उस भूमिका में तो कम से कम नहीं होते दिख रहे हैं, तो वो एक बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं। साथ ही कुछ और कैबिनेट मंत्रियों को भी ड्रॉप किया जाएगा, ऐसा संकेत लगातार दिया जा रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नए चेहरे के साथ, मुख्यमंत्री के नए चेहरे के साथ एक मंत्रिमंडल का स्वरूप भी नया दिखाने की कोशिश की जाएगी। रह गई बात नितिन पटेल की नाराजगी या बगावत की, तो पिछले चुनाव की अगर बात करें तो हालांकि पार्टी की तरफ से बार बार ये क्लेम किया जा रहा था कि बड़े मार्जिन के साथ नितिन पटेल जीतेंगे, लेकिन अगर मुझे ठीक तरीके से याद है तो जो हार जीत का फैसला था वो महज 6000 वोट का था। तो उस लिहाज से अब कम से कम पार्टी बहुत ज्यादा इस बात की परवाह नहीं करेगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि नितिन पटेल बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं बीजेपी के, तो वैसी स्थिति में कोशिश ये की जाएगी कि उनको इस बात को समझाया जाए कि आखिर किस आधार पर यह फैसला लिया गया है और वो इस फैसले के साथ रहें, पार्टी के खिलाफ ना जाएं। निर्णय, जरा यह भी बताइए कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाना या लंबी इनिंग्स खेलेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि पार्टी हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप हैंडल करना चाहती है। और इस वक्त अभी जो पहला टारगेट है वो है 2022 का चुनाव। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपी है जिसके ज़रिए आप चुनावों को इस वक्त से टारगेट कर रहे हैं। और जो कि एक सबसे बड़ा कंसर्न था पाटीदार कम्युनिटी को बैलेंस करने का, कहीं ना कहीं सीधा सीधा फोकस जो है वो उसी पे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल के सिलेक्शन के बाद, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात सामने आ रही है और जो मैसेजिंग शायद सेंटर देना चाहता था यहाँ के कार्यकर्ताओं को, गुजरात के और तमाम लोगों को, कनेक्टेड लोगों को, वो ये था कि यदि काम करोगे, परफॉर्म करोगे तो कभी ना कभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। भूपेंद्र पटेल के केस में यही हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आप राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो उनकी कोई अहमियत आपको नज़र नहीं आएगी आज से पहले तक। कभी शायद उनके नाम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका वो राजनीतिक कर नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संगठन में कोई जिम्मेदारी उनको दी गई हो, उसका निर्वहन करने की बात हो। अहमदाबाद में हमने देखा कोविड के टाइम पे भी वो उन कुछ गिने चुने एमएलएज में से थे जो लगातार हमको सड़कों पे नजर आया, लगातार लोगों की मदद करते हुए नजर आए, लगातार हॉस्पिटल्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आए थे। ये चीज़ जरूर शीर्ष नेतृत्व ने भी नोट की होगी है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के तौर पर उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़बरदस्त था। लोग उन्हें ये कहते हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उनको देखते हैं। तो इन्हीं सारी जो उनकी जो खूबियां रही हैं, उनका जो एक हम कहेंगे सेल्फलेस जो उनका एक डिवोशन रहा है, उसका परिणाम उनको मिला है। और ये मैसेज तुरंत कार्यकर्ताओं ने रिसीव भी किया है। ठीक, हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर नितिन पटेल का नाम अनाउंस हो जाता तो वो गवर्नर से मिलने जाते। अब अचानक से पहले से निर्धारित कोई कार्यक्रम है जहां वो चले गए मेहसाणा, किस तरह से देखें इसको?
नहीं, इसमें ज़्यादा भ्रम की गुंजाइश नहीं है। नितिन पटेल मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनकी इच्छा आकांक्षा पिछली बार भी सबके सामने आई थी, नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री बने। इस बार उप मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल दिख रहा है, तो जाहिर है उनकी अपनी नाराजगी होगी, वो गए हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें वो इसका विरोध नहीं कर सकते। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर जिस तरह से है, जिस तरह से एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, उसमें बहुत संभव नहीं होता। और गुजरात में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहां सबके नेता वही हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। तो शायद उनका अपना एक कहें कि जो तरीका है कि पार्टी में अहमियत बने, लोग उनको बातचीत करें, पहले भी बातचीत हुई होगी, लेकिन फिर से बातचीत हो और उनकी भूमिका क्या होगी इसको तय किया जाए, इसके लिए ये सब ज्यादा होगा। ठीक है, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, जरा उनका परिचय करा दूं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप सांसद हैं बीजेपी की, स्वागत आपका। और गुरदीप सप्पल साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता जी, देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, भूपेंद्र पटेल इस वक्त गवर्नर हाउस पहुंचे हैं, जहां वो सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। पहली बात तो मुबारक आपको, नए आपके सीएम आपको मिल रहे हैं। लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही कि हवा में इतने सारे नाम थे दिग्गजों के, और एक गुमनाम जो है अचानक से वो मुख्यमंत्री बन जाता है, थोड़ा समझाइए। भारतीय जनता पार्टी की यही तो विशेषता है। मैं दो बातें रखना चाहूंगी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी निर्णय लिया जाता है और सारे पक्षों की समीक्षा करने के बाद, बड़ी परिपक्वता के साथ सारी बातों को समझने के बाद निर्णय लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा, दिन भर विधायक दल की बैठक चली और उसके बाद यह निर्णय लिया गया। पहली बात कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी जाति या किसी धार्मिक समुदाय को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह का निर्णय, अहम निर्णय नहीं लिया जाता है। गुजरात के प्रत्येक समुदाय का सर्वांगीण विकास हो, यही भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और कभी भी यह न समझा जाए कि किसी एक समुदाय के वोट को लेने के लिए या उनका मन जीतने के लिए यह किया गया है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां वंशवाद नहीं चलता है और यहां पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बहुत प्राधान्य दिया जाता है। अपराजिता जी, सारी बातें मैंने आपकी समझ ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा ये समझाइए, 6 महीने के अंदर अंदर 5-5 मुख्यमंत्री बदल डाले आपने। भाई, अगर विकास की राह पर चल रहा था गुजरात, विकास मॉडल जिसके लिए, गुजरात मॉडल जिसके लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि ठीक 1 साल भी नहीं बचा है चुनाव को, आपने मुख्यमंत्री बदल दिया? जरा ये समझा दीजिए। देखिए, 5 साल श्री रूपानी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो ये कह देना कि इन्हें बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इन्हें हटा दिया गया, यह बिल्कुल सही नहीं है। और मुझे लगता है कि देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन तो होना चाहिए, सबकी भागीदारी रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाओं को भी सम्मान देना चाहिए। और जहां तक बहुत जल्दी बदल देने की बात है, मैं कह दूं कि अगर हम दूसरे राजनीतिक दलों से अपनी तुलना करें तो हमारी स्थिति तो बहुत बेहतर है। मैं 1957 के गुजरात की बात करती हूँ, आप मुझे 30 सेकंड का वक्त दें। 1957 में गुजरात में कांग्रेस की दूसरी विधानसभा का कार्यकाल शुरू हुआ था और उस दूसरी विधानसभा में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए 5 वर्षों में। और जब चौथी विधानसभा के लिए चुनाव होने वाला था, ठीक उसके पहले मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ था। और मैं आपको कह दूं, जब 5वीं विधानसभा आई, उस 5वीं विधानसभा के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बने कांग्रेस की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है और हर एक पार्टी अपने तरीके से काम करती है। ठीक है, गुरदीप सप्पल साहब, बड़े ध्यान से आपने बातें सुन ली होंगी अपराजिता जी की, तो जरा पहले उन्हीं का जवाब दे दीजिए। पंकज जी, गुजरात में जो हुआ वो समझने की जरूरत है। मीडिया तो हमारे देश में खास मोतियाबंद का शिकार है, तो वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन बीजेपी के शीर्ष
नेतृत्व को ये दिख रहा था कि पैरों तले जमीन खिसक रही है, तो उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं? आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं गुरदीप सप्पल साहब? आप हम पे मत उंगली उठाइए ना, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए सर। जो निष्कर्ष बीजेपी के नेतृत्व ने लिया जमीन से जुड़े हुए फीडबैक को लेते हुए, वो हमको मीडिया में कहीं आज तक दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं अपराजिता जी की बात से सहमत हूं कि उनका इंटरनल मामला है, उनकी पार्टी के विधायक जिसको चाहें चुन सकते हैं, और ये उनकी पार्टी डिसाइड आज उन्होंने किया कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बनाया है जो केवल पहली बार विधायक बना है, जिसकी कुल शिक्षा 12वीं तक की है, जिसका कुल इमेज आज तक एक बिल्डर का रूप में ही उसकी एक पहचान रही है और कोई अनुभव नहीं है। तो ये नहीं चलने वाला गुजरात में, क्योंकि गुजरात में जो हालात आज खराब हैं वो उसके लिए अनुभव की जरूरत थी। हालात इतने हो गए हैं कि इस साल गुजरात को कुल जो रेवेन्यू आना है वो 1,68,000 करोड़ आना है, और जो कुल कर्ज होने जा रहा है वो 3,80,000 करोड़ होने जा रहा है। आप इससे समझिए कि गुजरात की हालत क्या खराब है, और इसी वजह से बीजेपी को ये निष्कर्ष लेना पड़ा, ये निर्णय लेना पड़ा है। और ये निर्णय कब लिया उन्होंने? अभी कुछ दिन पहले 5 साल का जश्न मना रूपानी साहब की सरकार का, 5 साल का। ये बात सही है कि मोदी जी और उनकी जितनी सरकारें हैं उनका एक थीम सॉन्ग होना चाहिए कि मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। वो हर बर्बादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन देश जो देख रहा है, गुजरात की जो जनता देख रही है, वो ये सोचती थी कि इस मौके पर कोई ऐसे व्यक्ति को बीजेपी लाएगी जो प्रदेश को संभाल पाए, वो नहीं हो रहा है। आप देखिए कि गुजरात अभी रिसेंटली आप ही की सरकार में अपराजिता जी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रैंकिंग जारी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की। 25 साल से गुजरात के अंदर है, 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी में गुजरात नहीं है ना। आज वहां पे एमएसएमई इतने पैमाने में बंद हुए हैं, मोदी जी के टाइम पे 60,000 हुए थे, उसके बाद इतने बंद हुए कि आपने डेटा देना बंद कर दिया है। आपने ये बोला, आपकी सरकार ने वहां पे ये बोल दिया कि कोविड में 10,000 मौतें हुई हैं, लेकिन जब आपने नाम इकट्ठे किए उन बच्चों के जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है और वो अनाथ हुए हैं, तो 17,000 के करीब रजिस्टर हो गए। 17,000 तो अनाथ बच्चे रजिस्टर हो गए, कुल डेथ 10,000, जो कि एक्चुअल में 2,80,000 है। तो सवाल यह है कि गुजरात हर मामले में इस समय दिक्कत में है। वजह क्या लगती है आपको? वजह क्या लगती है, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए सर। वजह सिंपल है, जो नीतियों पे गुजरात चला है पिछले 20 साल के अंदर, उन नीतियों के चलते लगातार केवल कुछ घरानों को प्रमोट किया गया है, वहां के एमएसएमई सेक्टर को मारा गया है। एमएसएमई सेक्टर जो है वो जीरो है। आज वहां पे जो एजुकेशन सेक्टर है वो पूरा का पूरा पिछड़ चुका है। आज सरकारी स्कूलों के अंदर 10,000 पद खाली है, उसको कोई भरने की बात नहीं करता है। आज एजुकेशन में गुजरात पीछे है। आज वहां पे हेल्थ सेक्टर में गुजरात पीछे है। पूरे देश के अंदर एवरेज 1 लाख की संख्या पे 55 हॉस्पिटल के बेड्स है, गुजरात में 33 सप्पल साहब वजह क्या? मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री बदला गया, इसका जरा जवाब दे दीजिए सीधे। वजह नीतियां जो पिछले 20-25 साल से गुजरात सरकार ने नीतियां चली है, उस नीतियों का असर अब धीरे धीरे करके आने लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आरबीआई ने बोला है ना इसी साल लास्ट ईयर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात 1 नंबर से 10वें नंबर पे आ गया है। ये आपकी सरकार में आरबीआई ने बोला है अपराजिता जी, हम नहीं बोल रहे हैं। तो सवाल यह कि इस बात को मोदी सरकार, जो शीर्ष नेतृत्व है वो समझ रहा था, और उस समझ के तहत लेकिन जो दवा दी है वो शायद मर्ज से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को आपने हाथ में दे दिया है जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान आज तक हमने नहीं देखा, कोई इस तरह की उनकी एक्सपीरियंस नहीं। चलिए सर, इसका जवाब लेंगे। इसका जवाब अपराजिता जी हमारे साथ बनी हुई है, मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी हैं, हर्षवर्धन जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो गुजरात के सियासी अग्निपथ पर कितना खरा उतरेंगे नए सीएम भूपेंद्र पटेल? कुरुक्षेत्र में जारी है बड़ी बहस। फौरन लौटते हैं 4 मिनट के ब्रेक के बाद। तो कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस जारी है, हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको बता दें गुजरात राजभवन के अंदर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। नए सीएम भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव नजर आ रहे हैं, उनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें में देखिए, भूपेंद्र पटेल गवर्नर आचार्य देवव्रत से मिलने के लिए आए हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आचार्य देवव्रत नजर आ रहे हैं और कल शपथ ग्रहण हो सकता है गांधीनगर में। ये आप देखिए, वो पत्र वहां पर दिखाया जा रहा है, सौंपा गया है गवर्नर को, और इसमें बताया गया है कि विधायक दल का नेता भूपेंद्र पटेल को चुन लिया गया है और अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। नितिन पटेल ऐसे में नहीं है राजभवन और वो मेहसाना चले गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आप देखिए गवर्नर हाउस के अंदर की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर में आचार्य देवव्रत और वहां ये पत्र लेकर गए थे
भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया और अब कल गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये फ्लावर बुके भेंट किया गया नए सीएम को गवर्नर आचार्य देवव्रत की तरफ से। विजय रूपाणी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और काफी खुश विजय रूपाणी की जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने विधायक दल की बैठक के बाद भी उनकी तस्वीर दिखाई थी जब पांव छूकर आशीर्वाद लिया था भूपेंद्र पटेल ने विजय रूपाणी के, और अब वहीं हंसते मुस्कुराते चेहरे गवर्नर हाउस में नजर आ रहे हैं। आचार्य देवव्रत गवर्नर, उनसे मुलाकात की ये तस्वीरें हैं और जो पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे प्रहलाद जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके अलावा भूपेंद्र यादव, और एक तरफ आप देख रहे हैं नीला कुर्ता पहने हुए नए सीएम भूपेंद्र पटेल। गुजरात के अब नए सीएम होंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में हो सकता है। और हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, नितिन पटेल नहीं है यहां गवर्नर हाउस में। देखिए पंकज जी, बहुत स्पष्ट है कि नितिन पटेल की अपनी नाराजगी है और मुख्यमंत्री पद की उनकी आकांक्षा थी, वो पिछली बार भी दिखी थी। हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उन्हें ये बात भी शायद समझनी होगी कि पार्टी के भीतर इस तरह का कोई रुख दिखाकर बहुत कुछ हासिल नहीं होता है, कम से कम कार्यकर्ता आधारित पार्टियों में तो नहीं होता है। और उनको शायद ये अब सबसे बड़ा धर्म संकट होगा कि क्या मैं उप मुख्यमंत्री भी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि खुद भूपेंद्र पटेल हैं तो अब वो जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कोशिश अपनी स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करने भर की है। अपराजिता जी, नितिन पटेल नजर नहीं आ रहे, वो सुनने में आया कि मेहसाणा चले गए, थोड़े नाराज समझे जा रहे हैं वो, इसको किस तरह से देखें? देखिए, मुझे अंग्रेजी की पंक्ति याद आ रही है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इट इज एक्चुअली टू मच रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। कहा जाता है मेहसाणा में उनका कोई प्री शेड्यूल्ड कार्यक्रम था और उन्हें जाना पड़ा। अगर अचानक से उनका मुख्यमंत्री के रूप में नाम अनाउंस हो जाता फिर नहीं सकती है। डिप्टी सीएम थे और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और यहां पर सारे कर्मियों की भावनाओं को प्राधान्य दिया जाता है। डिप्टी सीएम थे और आगे आगामी दिनों में क्या होगा या तो निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगी। मुझे नहीं लगता है किसी भी कारण से, नहीं लगता है कि वो बिगड़ कर गए होंगे या नाराज होकर गए होंगे। निश्चित तौर पर उनकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए वो नहीं है और मुझे लगता है कल की शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। अगर उनके नाम का अनाउंस हो जाता सीएम के रूप में, अपराजिता जी, अगर उनके नाम का अनाउंस हो जाता, देखिए आप उनके चेहरे पर क्या देखना चाहते हैं और उनकी भावनाओं को कैसे समझना चाहते हैं, या तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस पर तो किसी भी तरह का मंतव्य देना मैं उचित समझती नहीं हूं। देवेंद्र, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो संभावना जताई जा रही है कि नितिन पटेल किस वजह से गए हैं, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सवाल ये रहेगा कि नितिन पटेल आगे इसे कैरी कैसे करेंगे। और आज पंकज मैं आपको बताऊं कि जो कि पहले से हम लोग बात कर रहे थे कि नितिन पटेल के रास्ते में एक सबसे बड़ा रोड़ा ये था कि पिछली बार पोर्टफोलियो को लेकर जो अपना उन्होंने तेवर दिखाया था, निश्चित तौर पर बीजेपी के सिस्टम में वैसे तेवर को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं किया जाता। और तब उस समय एक बड़े नेता ने ये कहा था कि नितिन पटेल अभी पोर्टफोलियो को लेकर जिस प्रकार का तेवर दिखा रहे हैं, इतना तय है कि आगे भविष्य में भी कभी सीएम पद को लेकर कोई संभावना बनेगी तो उनके नाम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे बीजेपी जैसा शीर्ष नेतृत्व अभी जैसा चल रहा है या पहले भी आप देखें तो इस तरह की चीज़ों को वहाँ प्रमोट नहीं किया जाता। पार्टी जब एक बार फैसला कर लेती है तो पार्टी के सभी नेताओं को उसे स्वीकार करना ही होता है। और आप देखें पंकज कि हर जगह अगर मुख्यमंत्री बदला जा रहा है तो कितना स्मूथली बदला जा रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा को लेकर बहुत सारी कहानियाँ कही जाती थी, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत स्मूथली वो चेंज हुआ। ऐसे में नितिन पटेल बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे इसकी संभावना नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर उनकी स्थिति और ज्यादा कमजोर हो सकती है। गुरदीप सप्पल साहब, कई बार ऐसा होता है एंटी इनकम्बेंसी होता है, तो अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि हमारा जो नया मुख्यमंत्री होगा उसको हम चुन लें, और अगर ऐसा एहसास होता है और एक सर्वेक्षण भी होता है तो उसके आधार पर भी यह तय कर लिया जाता है, तो इसमें हर्ष क्या है? भाई हर पार्टी जो है उसको लगता है कि हम इस चेहरे के साथ ना जाके इस चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे, चुनावी साल है अगला साल, तो इसमें क्या हर्ष है? पंकज जी, कोई हर्ज नहीं है। मैंने ये बोला पहले भी कि किसको चुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो अनुभवहीन है, जिनको मालूम नहीं है प्रशासन कैसे चलाना है, उस पर आपत्ति है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि अभी सारे आपके गेस्ट ये बोल रहे हैं
कि बीजेपी में बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, बड़े आराम से लोग हंसते हंसते सब कुछ मान लेते हैं। ये जो परसेप्शन क्रिएट करा जाता है वो असलियत से बिल्कुल अलग है। अभी रिसेंटली देखिए कुछ पीएम इनके ऐसे हैं जो रबर स्टैंप रहे और कुछ रहे जिनकी जमीन पे पकड़ है। जब योगी जी को अभी पीछे इन्होंने छेड़ा तो योगी जी ने अमित शाह जी और मोदी जी को मिलने से मना कर दिया और उनके एक आईएएस को रिटायर करके अरविंद शर्मा जी को वहां भेजा, उसको मंत्री बनाने से मना कर दिया। फाइनली उनको संगठन में उपाध्यक्ष बनाया गया। जब येदियुरप्पा को हटाया गया तो येदियुरप्पा ने इंश्योर किया कि बोम्मई साहब मुख्यमंत्री बने जो बीजेपी से आते ही नहीं है, जो बीजेपी की बाहर से आए, केवल इसलिए वो सिर्फ गुजरात में रहते हैं। गुजरात में रहते हैं। आपने परसेप्शन की बात की, आपने कहा मुझे क्यों रहेंगे ये बताइए, क्यों रहेंगे? जब हेमंत बिस्वा शर्मा एक हफ्ता आकर यह धरना देते हैं और जबरदस्ती छीन कर ताज पहनते हैं तो ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी का परसेप्शन क्यों दिया जा रहा है? पिछले 6 महीने के अंदर बार बार देखा है कि बीजेपी के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल बनी है, किस तरह से सर अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान की बात कर लीजिए, उसकी क्यों नहीं करेंगे फिर आप? हम तो कहते हैं हमारे यहाँ ये आंतरिक लोकतंत्र हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ ये बातचीत की गुंजाइश है। जो और जो उससे जग हंसाई होती है उसका क्या? और उससे जो जग हंसाई होती है उसका क्या गुरदीप सप्पल साहब? तो जग हंसाई इस पे क्यों नहीं हुई कि योगी जी मानते नहीं है बात इनकी? इतनी ग्रेसफुली अभी हमने फोटो दिखाया है, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं गुरदीप सप्पल साहब, मैं आपको इससे अपराजिता जी से भी जवाब दिलवाऊंगा, लेकिन एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो हाथ ऊपर करके सारे एकता दिखा रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, वो विजय रूपाणी हो, नितिन पटेल हो या कोई भी हो। जग हंसाई बोलने से जग हंसाई नहीं होती है। आप ये देखिए कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं स्टेट के अंदर एक एक करके अपने को एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं टीवी पे, अगर मेरी बात को आप रखने नहीं देंगे, अगर कांग्रेस के लोगों की बात को रखने नहीं देंगे। अरे गुरदीप सप्पल साहब क्या बात आप कर रहे हैं? आपने परसेप्शन की बात की, आपने कहा मोतियाबिंद हो गया मीडिया को। 1 साल पहले से लगातार मीडिया कहता आ रहा है कि विजय रूपाणी बदले जा सकते हैं, आप फिर वही बार बार बात मीडिया कर रहे हैं। मीडिया में केवल एक पत्रकार ने बोला था कि बदले जा सकते हैं और उस पर देशद्रोह का मुकदमा हर्षवर्धन जी जरा जवाब दीजिए गुरदीप सप्पल साहब। नहीं देखिए ने बोला, अब जरा सुन लीजिए सर हर्षवर्धन जी। गुरदीप सप्पल जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और पत्रकारिता में भी रहे हैं, तो वो तो जानते हैं, तो तथ्यों को थोड़ा कहने से बचना चाहिए, सामान्य प्रवक्ता की तरह नहीं बोलना चाहिए। जैसे अब उन्होंने कहा कि 12वीं पास है, मुझे जो जानकारी है अगर गलत है तो मुझको दुरुस्त कीजिए, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है उन्होंने, जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। दूसरी जो चीज है, जब आप कह रहे हैं कि मीडिया को मोतियाबिंद हो गया है, तो अब पता नहीं आपको एक पत्रकार कैसे दिखा, पिछले 1.5 वर्षों से लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही कि अब बदले जाएंगे विजय रूपाणी या तब बदले जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम कर लेती है, जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि मीडिया को मोतियाबिंद हो गया, पार्टी पकड़ लेती है, तो भाई ये काम तो कांग्रेस को भी करना चाहिए और ये काम सभी पार्टियों को करना चाहिए कि अगर उनके खिलाफ कोई नाराजगी है जनता में तो समय से उसको पकड़े और सुधार कर लें। इससे खूबसूरत क्या होगा? लेकिन यही जब मुश्किल होती है कि आपको मीडिया का मोतियाबिंद दिखता है लेकिन अपनी पार्टी का मोतियाबिंद नहीं दिखता है, तब संकट खड़ा होता है सप्पल साहब। तो मीडिया पर सप्पल साहब मैं जरा आता हूं आपके पास। देवेंद्र, खबर ये भी आ रही है कि अकेले शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल, ऐसा क्यों? 1 मिनट गुरदीप सप्पल साहब आ रहा हूं आपके पास। देवेंद्र, ये खबर आ रही है कि अकेले शपथ लेंगे। नहीं, उस पर अभी इंतजार करना चाहिए कि क्या सिर्फ अकेले वो शपथ लेते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे कुछ कैबिनेट मंत्रियों को ड्रॉप करने की बात थी। तो अगर ऐसे में होमवर्क पूरा हो जाता है तो निश्चित तौर पे तब वो अकेले शपथ नहीं लेंगे। तो इस बारे में पंकज मुझे लगता है कि अभी और इंतजार करना चाहिए कि सिर्फ वही शपथ लेते हैं या उनके साथ कुछ और मंत्री भी शपथ लेते हैं। अगर कुछ और मंत्री शपथ नहीं लेते हैं तो तय मानिए कि जो होमवर्क होना था शायद फेरबदल का, वो होमवर्क पूरा नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में अपराजिता जी, जो सवाल उठाया गुरदीप सप्पल साहब ने, उन्होंने कहा कि एक अनुभवहीन शख्स को क्यों बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री, जवाब चाहिए उनको, जरा दीजिए जवाब। देखिए, गुरदीप जी ने 2 बातें कही, एक वो 12वीं पास है और दूसरे वो अनुभवहीन है। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी गुरदीप जी जब भी चैनल पर आए तो तथ्य के साथ तर्क पेश करें और सही तथ्य होना चाहिए। पहली बात ये कि ये डिप्लोमा है इनका सिविल इंजीनियरिंग में, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि जहां तक अभिज्ञता का सवाल है, ये 2015 से 2017 तक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष थे
तो जो अध्यक्ष रहता है, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर थी, मैं जानती हूं जो अध्यक्ष रहता है उसे कितनी अभिज्ञता होती है, सबको साथ लेने की कला वो सीख जाते हैं और कहीं ना कहीं ज्ञान रहता है, वरना वो डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं चला पाएंगे। और इसके पहले अध्यक्ष बनने के पहले वो वहां के स्टैंडिंग कमेटी के भी मेंबर रहे हैं, तो अभिज्ञता भी रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहां तक शैक्षणिक योग्यता का सवाल है तो सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की है, उसमें डिप्लोमा है, ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो मुझे लगता है कि तथ्य के साथ आए और सही तथ्य को अगर सबके समक्ष रखें तो बेहतर होगा। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि गुजरात का गवर्नेंस मॉडल सारे अन्य 27 राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए एक मॉडल है, एक आदर्श है, एक उदाहरण के तौर पर हम गुजरात का नाम लेते हैं। और विकास के मापदंड में गुजरात बहुत ऊंचा है, जहां अगर हम दूसरे राज्यों के साथ गुजरात की तुलना करें तो आगामी दिनों में निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। और इसके पहले जब 2012 में इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन हुए थे, हमारे पास 112 सीट आई थी 182 में। इसके बाद निश्चित तौर पर हम 99 पर आ गए, 99 पर आ गए 2017 में। जिस तरह का काम हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी के दिशा निर्देशन में विजय रूपाणी जी ने किया है, हम बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। 182 सीट में निश्चित तौर पर हमें बहुत ही अधिक संख्या में सीट मिलने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक भूपेंद्र पटेल जी की बात है, हम सब उनके साथ हैं और अच्छा काम वो करेंगे। मुझे लगता है कि आज के दिन हम सब अपनी शुभेच्छा उन्हें दें। बिल्कुल सफल साहब, जो अनुभव जितना है भूपेंद्र पटेल को वो उन्होंने गिना दिया अपराजिता जी ने, और अभी हमने आपके कहने के बाद ब्रेक में बायो चेक किया है भूपेंद्र पटेल जी का, तो उन्होंने पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। तो जरा तथ्य आप भी पहले चेक कर लीजिए फिर बोलिए। मैंने एफिडेविट देख के बात की है, उसको अपडेट किया है तो अच्छी बात है, उसका कोई विरोध नहीं हो सकता। लेकिन आपके शो पे आने से पहले मैंने एफिडेविट में उन्होंने अपने जो लिखा था, एफिडेविट जो पब्लिक डोमेन में गूगल किया जा सकता है, उसमें उन्होंने 12वीं पास किया था। इसके बाद हो सकता है उसको अपडेट किया, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन ये मानना कि सिविल इंजीनियरिंग से भी नहीं, अपराजिता जी मैंने जो चेक किया मैं वो बता रहा हूं, उसके बाद अपडेट हुआ है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती है। सवाल यह है अनुभवहीनता और उनकी प्रशासनिक अक्षमता, ये सामने है। अगर वो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रहे और अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट किया, तो यही मैंने बोला कि कुल मिलाकर उनका करियर बिल्डर का है और पूरा प्रशासनिक अनुभव जो उनका कुछ वक्त का, कुछ साल का रहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल का, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाहेंगे? गुरदीप जी जो कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है, ये आप ऐसे अगर किसी भी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को अगर बिल्डर कह देंगे तब तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही आप प्रश्न चिन्ह के घेरे में डाल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से तो आप किसी को भी फिर नहीं मानेंगे ना अगर ये कहा जाएगा। हर्षवर्धन जी, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है कि वो उनको बनाया गया, हमको ये कोई आपत्ति नहीं है कि उनको नहीं बनाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि गुजरात के सामने जो आज चुनौतियां हैं उसके लिए वो कितने तैयार हैं, कितने इक्विप्ड हैं, केवल इस पे बात कर रहे हैं। सर उनकी तैयारी छोड़ दीजिए, जरा अपनी तैयारी बता दीजिए। अगर कल चुनाव हो जाते हैं उनके पास, तो चलिए अब नया मुख्यमंत्री होगा, गुजरात मॉडल है, तमाम चीजें हैं, इतने साल से बीजेपी का वहां राज चल रहा है, आपकी क्या तैयारी अगर कल चुनाव हो जाता है? सर आज सवाल हमारी तैयारी का नहीं है, सवाल यह कि गुजरात मॉडल जिसको लेके देश में इतना बेचा गया, उसकी कलाई खुल चुकी है और कलाई इसी सरकार में खुली है ना। आज गुजरात मॉडल में आप किसी भी पैरामीटर में देखिए, डेवलपमेंट इंडेक्स में 21वें नंबर पे है, ईज ऑफ बिजनेस में 10वें नंबर पे है, ड्रॉप आउट रेट, कल एक खबर आई कि जो ड्रॉप आउट रेट 0 है। लास्ट ईयर में ये है कि सबसे निचले पायदान पे ड्रॉप आउट रेट पे था, जो प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट होते हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा है। गुजरात में इस समय बेरोजगारी हाईएस्ट लेवल पे दिख रही है। गुजरात में एमएसएमई लगातार बंद हो रहे हैं। गुजरात के अंदर हेल्थ सेक्टर चरमराया हुआ है। कोविड में जो उनका मोर्टेलिटी रेट था पूरे देश का 3% था, गुजरात का 5.9% था, डबल था। तो ये गुजरात मॉडल की जो कलई है। सर आपकी क्या तैयारी है? 30 सेकंड में जरा ये बता दीजिए, फिर मुझे अपराजिता जी के पास जाना है, वक्त कम है। तो ये जो रूपाणी जी का इस्तीफा हुआ है, ये जो कांग्रेस के 2 आंदोलन हुए हैं, जो कोविड न्याय यात्रा निकाली गई और अगस्त के अंदर जो आंदोलन हुआ, जो घर घर से डेटा भी कलेक्ट किया गया है, जो घर घर के जाके कांग्रेस के लोगों ने बात शुरू की है, वो कांग्रेस की तैयारी गुजरात के लिए है।
गुजरात को वापस पटरी बनाने की कांग्रेस की तैयारी है और उसमें कांग्रेस जमीन पे काम करना शुरू कर रही है। ठीक है, अपराजिता जी आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। आप ये बताइए 2022 चुनाव जो है गुजरात में अब आने वाला है, तो आपको पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र पटेल जी के कंधों पर होगी गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनवाना? निश्चित तौर पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और हम अच्छा काम करते आ रहे हैं। बहुत विनम्रता के साथ कहूंगी कि अच्छा काम करते रहेंगे। आत्मविश्वास है कि 112 सीट जो हमने 2012 में जीते थे उससे बहुत अधिक सीट हमारे आएंगे और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, आज का दिन भूपेंद्र पटेल जी को शुभकामना देने का दिन है। तो अभी मुझे लगता है कि उनकी नीतियों पर या उनकी अभिज्ञता पर प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए तो बेहतर है। और एक वरिष्ठ नेता जो थोड़ा रूठ गए लग रहा है, उनको मना लेंगे आप? बिल्कुल नहीं। देखिए, नितिन पटेल जी मेहसाना गए हुए हैं, उनका कार्यक्रम है इसलिए गए हुए हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह में निश्चित तौर पर उपस्थित रहेंगे और मुझे लगता है कि हम जो देखना चाहते हैं वही दिखता है। जी देवेंद्र, आखिरी कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है भूपेंद्र पटेल के कंधों पर होगी। निश्चित तौर पर पंकज, लेकिन आपके सवाल के जवाब से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सपा साहब जो कह रहे थे एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बजाय, और बीजेपी के लिए वरदान है कि वो मीडिया से लड़ रही है, ना कि बीजेपी से। जिन बातों को कह रहे थे कि जैसे सर्बानंद सोनोवाल से छीनकर हेमंत विश्व शर्मा को कुर्सी दे दी गई, सर्बानंद सोनोवाल अभी भी बीजेपी में है। येदियुरप्पा का उन्होंने उदाहरण दिया, वो अभी भी बीजेपी में है। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आज भी आप देखें तो कांग्रेस के MLA उत्तराखंड से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। देवेंद्र, दिक्कत यह है कि वक्त कम है, मैं सवाल का जवाब नहीं ले पाऊंगा सप्पल साहब से, हालांकि ये जवाब उनसे लेना बनता है। हर्षवर्धन जी आखिरी कमेंट आपसे। MLA ने पार्टी छोड़ी है। ठीक है, हर्षवर्धन जी आखिरी कमेंट आपसे। कांग्रेस के 250 ने छोड़ी है, ठीक है, बीजेपी के 111 ने छोड़ी है। अभी ADR का डाटा आया। ठीक है, हर्षवर्धन जी। मैं सिर्फ आखिरी टिप्पणी ये करूंगा कि देखिए, गुजरात मॉडल की बात होती है और सप्पल साहब ने कहा कि MSME और दूसरे सेक्टर वहां मुश्किल में है। देश में वायरस का बहुत असर हुआ, लेकिन आज भी जो सेकंड लार्जेस्ट शेयर है MSME का, वो गुजरात से ही है। 3.5 लाख से ज्यादा यूनिट है वहां और गुजरात इसके लिए जाना जाता है कि घरों में भी वहां ऐसी इकाइयां लगी हुई हैं। शायद उसी को आगे बढ़ाने का काम भूपेंद्र पटेल अगर अच्छे से कर लेंगे तो उनके लिए चुनाव में आसानी हो जाएगी। अपराजिता सारंगी जी, गुरदीप सप्पल साहब, देवेंद्र पराशर और हर्षवर्धन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में, बहस में जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो गुजरात के नए CM भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद अब किस मंदिर जा रहे हैं, उस मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे केवल 5 मिनट के ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।